हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। जैसा कि देखिए, ये बुक है कक्षा 10 का यानी 10वां का जो है, इसमें मैं मैट्रिक परीक्षा 2021 के जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे मैं उसे ही कवर करूंगा, जो कि 99% संभावना है कि मैट्रिक परीक्षा 2021 में आएंगे ही आएंगे। जैसा कि 2020 में मैंने जो गेस्ट क्वेश्चन किया था उसमें से लगभग सवाल पूछे गए और समय भी बहुत कम है। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा समय निकल चुका है और ये कब क्लियर होगा उसका भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसलिए दोस्तों, जल्द से जल्द कोशिश करें कि हम सिलेबस को कवर करें और इसमें हम हर सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी के, इतिहास के, नागरिक शास्त्र के सभी को मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से लगातार लाता रहूंगा और आप इसे अपने अलग अलग कॉपी में नोट्स बना करके इसे सारे को लिखते जाएं और याद करते जाएं। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे समझाऊंगा, सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी और मैं इसे इस प्रकार से समझाऊंगा कि इसे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आराम से आप कवर कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि जैसा कि हमने लिया है इकाई फर्स्ट, पहला इकाई फर्स्ट में लिया है, जो कि है पहला हमारा चैप्टर है। इसमें हम देखते हैं, पहला है अर्थव्यवस्था, इसके विकास का इतिहास। इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है मैं उसको कवर किया हूं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उतना ही सवालों को करें और बहुत ही आसान तरीके से करें। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम 99% संभावना के क्वेश्चन आएंगे ही। तो इसमें है बिहार के पिछड़े, पहला क्वेश्चन जो मैंने रखा है वो है बिहार के पिछड़ेपन के कारण एवं इसे दूर करने के उपायों का वर्णन करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो दोस्तों देखिए, इसको क्या करना है, इसको इस तरह से लिखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में यानी लघुत्तरीय में पूछेगा तो पर भी हम इसको बना सकें और दीर्घोत्तरीय में पूछे तो पर भी बनाना है। तो दोस्तों देखिए, यदि इसको लघुत्तरीय में पूछेगा यानी 3 नंबर में यदि पूछता है तो सारा पॉइंट को लिख देना है, सिर्फ पॉइंट लिख देनी है। और अगर दीर्घोत्तरीय में पूछेगा तो इसी पॉइंट को क्या करना है, एक लाइन या 2 लाइन थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देना है। दोस्तों, एग्जामिनर देखिए, कॉपी जब चेक होता है तो उस समय सारे अंदर की बात को पढ़ा नहीं जाता, उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है सिर्फ पॉइंट देखता है कि हाँ सही से पॉइंट लिखा है कि नहीं। यदि पॉइंट स्पष्ट से क्लियर है, लिखे हुए हैं, तो एग्जामिनर बस उस पर ही फुल नंबर बैठा देता है, अंदर की बात उतना नहीं देखने जाता है। इसलिए कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखें और पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करें। इस तरह से अंडरलाइन हाईलाइटेड कर देंगे तो स्पष्ट दिखेगा। जैसा कि जानते हैं, कॉपी चेक करता है अधिकतर बूढ़े टाइप के लोग होते हैं, जिससे कि थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर स्पष्ट रूप से नहीं लिखेंगे, साफ से नहीं लिखेंगे तो देखिए पता नहीं क्या लिखा है, काट के निकल जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इसको साफ साफ से लिखें, ठीक है। तो देखिए, हम पहला लिखे हैं इसमें बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। तो पहला कारण देखिए, तेजी से बढ़ती हुई मानव जनसंख्या। अब देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, बस इसमें थोड़ा सा लिख लेना है डैश करके। अगर दीर्घोत्तरीय में पूछेगा तो, लघुत्तरीय में पूछेगा तो बस इतना ही लिखना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी क्षेत्र या राज्य या देश के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा जो कारण होता है जनसंख्या होता है। अब देखिए, जैसे जिस घर में अगर 1 बीघा खेत था, वहां पर अगर एक आदमी रहता तो उसको आराम से 1 बीघा में आराम से फसल उपजा करके आराम से रह सकता था। लेकिन अब वहां हो गया 5, अब वो 1 बीघा था वो तो बट गया, तो क्या होगा, जो फसल उपजेगा वो कितना दिन चलेगा, बहुत कम दिन चलेगा। यही बात देश पर भी लागू होती है। तो वही लिखा है, तेजी से बढ़ती हुई मानव जनसंख्या। इसमें लिखेंगे मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि पर इसका लगातार बोझ बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण उसका उत्पादन जो होता है, उसके उत्पादन का अधिकांश भाग बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाता है। बस इतना वर्णन करना है, इसमें ज्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद है दूसरा में कृषि पर निर्भरता। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है अधिकांश लोग, अब ये हम नहीं देंगे कि 70% कृषि पर निर्भर है, उतना डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर इतना भी लिखेंगे, भारत में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है क्योंकि उन्हें अन्य काम मिलता नहीं है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है, यानी अधिकांश लोग भारत में कृषि कार्य करते हैं, जिसके कारण लगातार इस पर बोझ बढ़ते जा रहा है। बस हो गया। फिर उसके बाद अगला है बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, तीसरा नंबर में।
तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है। बिहार में स्थिति ऐसा है कि बिहार के उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, हम लोग पढ़ते हैं दक्षिणी बिहार में, इधर जो होता है भागल, ये हो गया नालंदा, गया, ये सब दक्षिणी बिहार में पड़ता है। और उधर जो है हाजीपुर, वैशाली, कोसी, वो सब हो गया उधर उत्तरी बिहार में पड़ता है। तो बिहार में स्थिति ऐसा है कि हर साल उत्तरी बिहार में भयानक बाढ़ आती है और दक्षिणी बिहार में हमेशा सुखाड़ आता है। लेकिन इस पर गवर्नमेंट आज तक कोई डिसीजन नहीं लेता है। अगर चाहे तो उधर नहर के जरिए बांध बनाकर उधर जो बाढ़ आता है उस नहर निकाल करके इधर अगर ला दिया जाए, दक्षिणी बिहार में कर दिया जाए, छोटे छोटे नहर बना करके, तो दोनों की स्थिति समाप्त हो जाएगी। उधर बाढ़ भी नहीं आएंगे और इधर सुखाड़ भी नहीं होगा। लेकिन इस पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान रहता नहीं, बस हर बार राजनीतिकरण करके अपना पता साफ कर लेता है। खैर, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे ही बिहार में हर साल बाढ़ तथा सुखाड़ से काफी क्षति होती है। उत्तरी बिहार में जहां हर साल बाढ़ के कारण भयानक स्थिति उत्पन्न होती है, जान माल की काफी क्षति होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार में हर साल सुखाड़ से काफी फसल बर्बाद हो जाते हैं। बस। अब चौथा नंबर है उद्योगों का अभाव। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं है भी तो बहुत ही छोटे छोटे आकार का है, बहुत ही कम है। नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं कि नहीं है लेकिन बहुत ही कम है, जिसके कारण यहाँ की जो जनसंख्या है उसको सभी को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही है। तो इसमें लिखेंगे उद्योगों का अभाव में, बिहार में उद्योगों का काफी अभाव है। यहाँ जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम उद्योग है, जिसके कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। हो गया। और अगला है खराब विधि व्यवस्था। अब देखिए, सबसे जो स्थिति यहाँ है खराब विधि व्यवस्था। यहाँ प्रशासनिक तंत्र इतना विफल रहता है। यहाँ अक्सर उत्तर बिहार और यूपी दोनों की स्थिति, यहाँ क्रिमिनल गिरी खूब चलता है। क्रिमिनल गिरी कोई के कारण क्या होता है, कोई उद्योग लगाने वाला नहीं लगता है। अब कोई कंपनी उद्योग लगाने के लिए अभी सोचा ही, उसका प्लान तैयार किया ही, तब तक 4 गो क्रिमिनल पहुंच जाएगा। पहले हमको 10 लाख जमा करो, उसके बाद अपना प्लांट लगाना। अब वो बेचारा उद्योग लगाने वाला पहले 10 लाख इसको पूर्ति करे कि अपना उद्योग वाला काम शुरू करे। इसके कारण यहाँ जो है उद्योग जल्दी नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। खराब यहाँ विधि व्यवस्था है, प्रशासन इस पर कोई कंट्रोल नहीं करता है, नियंत्रण नहीं करता है। हर साल राजनीतिकरण होता है और अपना काम निकाल करके आगे बढ़ जाता है। ये भी लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ जो अफसर की जो है भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति होती है वो भी बहुत खराब है। जो भी केंद्र से कुछ योजना आता है उसका आम जन तक पहुंच नहीं पाता है, जो प्लांट लगना चाहिए वो लग नहीं पाता है, पैसा इधर उधर बट करके रह जाता है। ये सब लिखना है। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से लिखना है अपनी भाषा में, जैसा कि हर सवाल में देखते होंगे लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, अर्थात अपने शब्द में लिखना है, किताबी भाषा में नहीं लिखना। जैसे आपको समझ में आ रहा है, जिस प्रकार के हम लोग देख रहे हैं स्थिति को, उस तरह से लिखना है, तो आपको नंबर 4 मिलेंगे। लेकिन किताबी भाषा वो लिख देंगे तो हो सकता है नंबर काट लिया जाए। ठीक है, तो ये था कारण। बिहार के पिछड़ेपन के 5 महत्वपूर्ण ये कारण थे। अब देखिए, पिछड़ेपन दूर करने के उपाय, ये जो पिछड़ापन है इसके दूर करने के क्या उपाय हैं? तो देखिए, आसान है बहुत। जो पॉइंट आप आज किए हैं कारण का, वही निवारण में कन्वर्ट कर दीजिए। अब क्या था? बढ़ती हुई मानव जनसंख्या पर नियंत्रण। हमने कारण में देखा कि तेजी से बढ़ती हुई मानव जनसंख्या है। अब इसको हमको सही करना है तो क्या करेंगे? बढ़ती हुई मानव जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। तो इस पॉइंट में क्या लिखेंगे? पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय में लिखेंगे बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बढ़ती हुई मानव जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक इस पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा, इस पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, उसके बाद होगा अगला नंबर है कृषि का तेजी से विकास। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ अधिकांश लोग जो है कृषि कार्य ही करने वाला है, तो हम कृषि को विकसित करेंगे। कृषि में नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जो परंपरागत तरीके से खेती कार्य हो रहा था उसमें बदलाव लाएंगे। उन्नत बीज का इस्तेमाल करेंगे, कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे। खेती करने के जो गैर परंपरागत तरीके हैं उसको छोड़ करके हम नया टेक्नोलॉजी लाएंगे। बस इसमें लिखेंगे, कितना वर्णन कर देना है। कृषि का तेजी से विकास करने के लिए उन्नत बीज का इस्तेमाल करना चाहिए, दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए।
उसके बाद है तीसरा नंबर में बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण। अब देखिए हर साल बाढ़ तथा सुखाड़ से काफी तबाही हो रहा है, काफी बर्बादी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको दूर करना है तो हम इसको नियंत्रण करेंगे। जो बाढ़ आ रहा है हम कुछ ऐसा सोचेंगे ताकि बाढ़ पर नियंत्रण भी हो जाए और सुखाड़ पर भी नियंत्रण हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आता है वहां पर नहर बना करके नहर के जरिए दक्षिणी बिहार में ले लाएंगे, तो उधर बाढ़ भी नहीं आएगा और इधर सुखाड़ भी नहीं आएगा, सुखाड़ भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना लिख देना है। फिर है उद्योगों का विकास। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि बिहार में किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं है, तो क्या करेंगे, उद्योगों का विकास करेंगे। उद्योगों का विकास करने के लिए जो जो आवश्यकता होगा उसको पूर्ति करेंगे। यहाँ क्योंकि यहाँ जो कच्चे माल है, कच्चे माल अर्थात कपास हुआ, जूट हुआ और जो अन्य चाहिए वो सारा पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार के कारण यहाँ उद्योग का लग नहीं पाता है, तो इसमें ये वर्णन कर देना है। फिर 5वां नंबर में विधि व्यवस्था सही करना। अब देखिए अर्थात जो जो कारण था उसी को कन्वर्ट कर देना है नियंत्रण में, निवारण में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ की विधि व्यवस्था खराब है, क्या करेंगे, विधि व्यवस्था सुधारेंगे। जो अफसर है, कर्मचारी है, भ्रष्ट है, उसे हटाएंगे, उसके जगह पर जो स्वच्छ छवि वाला है, अच्छा है, काम करने वाला उसको लाएंगे जो कि स्थिति से नियंत्रण कर सके। इसके अलावा जो क्रिमिनल गिरी चलता है, अपराधी प्रवृत्ति घटना बढ़ रहा है लगातार, इस पर नियंत्रण करेंगे। पुलिस फोर्स की तैनाती करेंगे, दूसरे राज्यों से कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ये सब सारा हम विधि व्यवस्था सही करने में लगाएंगे। तो ये था बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय। अब आते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सवाल है, इसमें अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, इसके विभिन्न संरचना का वर्णन करें। अब देखिए अर्थव्यवस्था, जैसा कि अर्थ का मतलब होता है क्या, इंग्लिश का अर्थ नहीं, इंग्लिश का अर्थ मतलब पृथ्वी, और इसमें एक अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, और व्यवस्था का मतलब क्या, जुगाड़ करना, व्यवस्था करना। यानी रुपये पैसे की जुगाड़ जो करते हैं उसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। अब देखिए रुपये पैसे का जुगाड़ कैसे होगा, तो सब आदमी जो है, सब आदमी के रुपये पैसे जुगाड़ करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई है दुकान खोल दिया है, दुकान से उसको पैसा आ रहा है, कोई हो पढ़ा रहा है, जैसे हम पढ़ाते हैं, तो क्या हुआ, मेरा जुगाड़ क्या है, पैसा जुगाड़ करने का क्या है, पढ़ाना। कोई है डॉक्टर, पैसा की जुगाड़ कैसे कर रहा है, डॉक्टरी करने कर रहा है। हाँ, तो हम कह रहे थे अर्थव्यवस्था का जुगाड़ करना, अर्थात रुपये पैसे की जुगाड़ करना, तो वही इसको परिभाषा के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या है, अर्थव्यवस्था यह एक ऐसा तंत्र है या एक ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। मतलब अलग अलग काम करके रुपये पैसे कमाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थ की व्यवस्था करना अर्थात रुपये पैसे की व्यवस्था करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। सिंपल भाषा में लिखिए, जितना सरल भाषा में लिखेंगे आपको नंबर उतना ज्यादा मिलेंगे, जितना कठिन शब्द का इस्तेमाल करेंगे नंबर मिलने की संभावना उतना ही कम हो जाएगा। इसलिए आराम से इसको समझेंगे। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या एक ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, अब आगे है अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए ये जो अर्थव्यवस्था करना है, पैसे की व्यवस्था करना है, इसको करने के कई तरीके हैं। जैसे कि हमने देखे, कोई खेती वाला काम कर रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई मधुमक्खी पालन कर रहा है। तो यानी इससे पालन से रिलेटेड, पालन से संबंधित जो भी आएगा और खेती से संबंधित जो भी आएगा, इसको कहा गया है प्राथमिक क्षेत्र या तो कृषि क्षेत्र। वही देखिए हम लिखे हैं प्राथमिक, पहला 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक क्षेत्र या इसको कहते हैं कृषि क्षेत्र, जिसमें क्या होगा, कृषि कार्य, कृषि होगा, पशुपालन, मछली पालन, कीट पालन, मधुमक्खी पालन और जंगल से रिलेटेड जो भी होंगे। तो पहला हमने क्या देखा, अर्थव्यवस्था की संरचना में पहला प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, जिसमें पालन से संबंधित, पूछेगा इसमें निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो पालन से संबंधित जो भी होगा, पालने वाला काम जो भी करेगा, मछली पालन, कीट पालन, मधुमक्खी पालन और खेती से संबंधित जो भी होगा और जंगल से संबंधित जो भी काम होता है, इसको कहेंगे क्या, प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। उसके बाद दूसरा में है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र या इसी को कहा गया है औद्योगिक क्षेत्र, अर्थात जो उद्योग से संबंधित होगा, जो मतलब कल कारखाना में तैयार होगा, जो उद्योग में तैयार होगा, उसको कहेंगे क्या,
द्वितीयक क्षेत्र, जैसे कि देखिए हर चीज जो भी प्राथमिक क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, जैसे अब देखिए ट्रैक्टर खेती में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बनता है कहाँ, कारखाना में बनता है। उसी प्रकार जैसे अस्पताल में है, लेकिन उसका जो सामान रहता है सुई वगैरह कहाँ बनता है, कारखाना में बनता है, उसका फैक्ट्री होता है। तो जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, फैक्ट्री में जो भी काम होगा, इसको कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। वही लिखे द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण कार्य, खनिज व्यवसाय, कल कारखाने, उसको कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र। अब है तृतीयक क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र। अब देखिए जो भी मनुष्य के सेवा का कार्य करेगा उसको कहेंगे तृतीयक क्षेत्र। इसी कारण कहा गया तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो देखिए जैसे बैंक है, बीमा है, परिवहन है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अर्थात जो मानव की सेवा के लिए है। जैसे बैंक है क्या, मानव की सेवा करता है। सेवा करता है मतलब आपको पैसे देता है, आपके पैसे की सुरक्षा करता है, सुरक्षा के लिए रखता है अपने पास, ये सेवा कर रहा है। अब परिवहन के साधन में मोटरसाइकिल, ट्रेन है, बस है, ये सब क्या करता है, आपको यहाँ से वहां तक ले जाता है। भले आप पैसा देते हैं, लेकिन यहाँ से वहां ले जाता है, लाता है, आपको सेवा कर रहा है। उसके प्रकार स्कूल है, आपके क्या करता है, आपको सेवा कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, पैसा भले दे रहे हैं लेकिन आपको पढ़ा रहा है। तो ये क्या होगा, सेवा से संबंधित जो भी होगा उसको कहेंगे तृतीयक क्षेत्र। अस्पताल भी, अस्पताल सेवा करता है, कुछ बीमारी होता है उसमें आपको इलाज करता है, सेवा करता है। तो क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो भी कृषि से संबंधित रहेगा और पालन से रहेगा उसको कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। जो भी अब दूसरा द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, जो उद्योग से संबंधित रहेगा, जो कल कारखाना से संबंधित रहेगा, कल कारखाने में जो भी सामान बनेगा उसको कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र जो मानव की सेवा के क्षेत्र रहेगा, जो भी मानव की सेवा से संबंधित रहेगा उसको कहेंगे तृतीयक क्षेत्र। बैंक, बीमा, परिवहन, अस्पताल इत्यादि, ये हो गया। अब अगला है अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इतना क्वेश्चन कर लीजिए दीर्घोत्तरी, इस चैप्टर इकाई 1 में दीर्घोत्तरी में बस यही 3 सवाल है ये। अब बाकी इसका और है थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कुछ फुल फॉर्म है, उसको मैं अभी तुरंत कवर कर दूंगा। अब अगला है अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों बहुत ही आसान है। देखिए क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आप किसको कहेंगे, लग रहा है कितना बड़ा टफ चीज है। तो इसमें है जिसमें उत्पादन के साधन पर नियंत्रण निजी व्यक्ति के पास होता है। देखिए प्राइवेट का नाम सुने हैं, सुनते हो कि रेलवे को प्राइवेट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, गवर्नमेंट क्या कर दिया, किसी प्राइवेट आदमी को दे दिया कि लो भैया तुम रेलवे चलाओ, उसके बदले में हमको साल में इतना पैसा दे देना। यही होता है निजीकरण करना। पढ़ेंगे हम लोग आगे निजीकरण क्या होता है। तो यानी कि है भारत की संपत्ति, लेकिन उस संपत्ति को क्या किसी आम आदमी को दे दिया। यदि आप ही को दे दिया कि आप इसको चलाइए, जैसे रेलवे दे दिया कि रेलवे को आप चलाइए, संचालित करिए, आप अपना कर्मचारी को बहाल कीजिए और उसके बदले में हमको साल में इतना पैसा देते जाइएगा। तो ऐसी जो व्यवस्था होती है जन, उसी को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसा व्यवस्था कहाँ है, अमेरिका में है, जापान में है और ऑस्ट्रेलिया में है। अर्थात उत्पादन के साधन पर नियंत्रण किसी आम व्यक्ति के पास, किसी निजी व्यक्ति को दे दिया जाता है, वैसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, जैसे भारत में बहुत सारा देख रहे हैं कि रिलायंस को दिया गया है, जैसे पेट्रोल वाला है सामान रिलायंस को दिया गया है, बिजली का जो है रिलायंस को दे दिया गया है, रेलवे का बहुत सारा प्राइवेट कर दिया गया है, किसी निजी व्यक्ति को दे दिया है, व्यक्ति चलाता है और क्या करता है, सरकार को उससे बदले पैसे देता है। लेकिन भारत में ऐसा सब जगह नहीं, कुछ क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ जो है इसमें बहुत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है। उसके बाद दूसरा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए इसमें क्या करेगा, उत्पादन को साधन जो है, इसमें है उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। अभी हम बोले कि उसमें प्राइवेट आदमी दिया था, इसमें क्या करेगा, समाजवादी में सरकार के पास जो नियंत्रण होता है कि नहीं हम किसी प्राइवेट को नहीं देंगे, हम खुद चलाएंगे, उस वैसे व्यवस्था को क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, सरकार का जब नियंत्रण रहेगा तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति प्लस सरकार दोनों का रहेगा। यानी कुछ क्षेत्र दे दिया कि सरकार के पास नहीं, हम अपने नियंत्रण में रखेंगे, कुछ क्षेत्र प्राइवेट को दे दिया, यानी जहां दोनों व्यवस्था रहेगा वहां कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब मिला हुआ, दोनों अर्थव्यवस्था जहां रहेगा, जैसे भारत है, ब्रिटेन है,
यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे भारत में देखिए क्या है, रेलवे को कुछ क्षेत्र में दिया है, सब जगह नहीं दिया, कुछ क्षेत्र में दिया है। कहीं कहीं जो पेट्रोल का है, पेट्रोल देने का कार्य किया है, निजी व्यक्ति को दे दिया है। बहुत सारा अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल, उसको प्राइवेट कर दिया गया है। तो भारत में सब जगह नहीं, दोनों ही अर्थव्यवस्था है, तो उसको कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, बहुत बार पूछता है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद पूछेगा निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, 4 ऑप्शन दे देगा। अमेरिका, तो इसको याद रखना है, अमेरिका में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन, ये तीनों ही पूछे हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है और कहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था 3 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय सवाल, जिसको जरूर से जरूर याद कर लीजिए, इसको कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करें और इसको पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 99% संभावना है कि अगले 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब देखिए कुछ लघुत्तरीय जो सवाल है उसको हम देखते हैं, जिसमें पहला है समावेशी विकास से क्या समझते हैं। जैसा देखिए कि नाम से स्पष्ट है, समावेशी विकास अर्थात समान विकास। तो देखिए इसमें क्या है कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति द्वारा समाज के सभी वर्गों का विकास हो, ऐसे विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। मतलब सरकार कुछ ऐसी विकास की प्रक्रिया अपनाए जिसमें समाज के हर वर्ग का विकास हो, किसी एक वर्ग का नहीं। वर्ग अर्थात दिखाते हैं ना, अलग अलग जाति जो होता है या धर्म होता है, इसको नहीं। तनी कुछ जो भी योजना सरकार लाती है, देखते हैं क्या होता है, सबके विकास के लिए लाते हैं। ऐसा कहता है कि नहीं हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए नहीं है, इस जाति के लिए है, इस जाति के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी सरकार जो भी लाती है, योजना लाती है, विकास के काम के लिए लाती है, तो समाज के हर वर्ग के विकास के लिए लाती है। तो ऐसे ही विकास को कहा जाता है समावेशी विकास। समावेशी विकास अर्थात समान विकास। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया के द्वारा समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास हो, उसे समावेशी विकास कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्र की आय, राष्ट्र मतलब देश, देश की आय। जैसे अगर हम पूछे आपकी आय क्या है, तो आपके पास जितना पैसा होगा वही कहेंगे हमारे पास इतना है। इतना कैसे आया, तो साल भर में इतना कमाए थे, हमको इतना है। उसी प्रकार अगर देश के पूछेगा देश के पास कितना पैसा है, तो साल भर में कोई भी गिनती किया जाता है तो एक साल में कितना कमाए जो होता है। ठीक है, जैसे आपका परीक्षा होता है तो साल भर आप कितना पढ़े, कैसे पढ़े साल भर में, तो साल भर की पढ़ाई के लेता है टेस्ट, नहीं 1 महीना थोड़े लेता है, साल भर कितना पढ़े उसका एग्जाम लेता है। उसी प्रकार जो राष्ट्रीय आय निकाला जाता है 1 साल का निकाला जाता है। वही है यहाँ पर राष्ट्रीय आय, किसी देश में 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य मतलब मुद्रा पैसा के मूल्य को कहते हैं। मतलब किसी देश में 1 साल में अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कृषि से कितना हुआ, उद्योग से कितना हुआ, सेवा क्षेत्र से कितना हुआ, जैसे जो भी प्राप्त होता है, तो सबको मिला करके, यानी तीनों ही क्षेत्र से मिला करके जो इनकम होता है, जो पैसा होता है, जो आय होता है, उसी को कहा जाता है क्या, राष्ट्रीय आय। ठीक है, यानी तीनों क्षेत्रों से मिलाकर 1 साल में जो सरकार को आय होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक एक व्यक्ति का आय कितना है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे आपके घर में मानते हैं कि आपके पास 10,000 रुपया आपके घर में, और आपके घर में कुल मिलकर 5 सदस्य हैं, कुल पांचों मिलकर के काम किए, जो भी काम किए सब मिलकर के करते हैं। साल भर में जो भी मानते हैं कि साल भर में 10,000 रुपया आया, बहुत कम है, मान लेते हैं साल भर में 10,000 आया, घर में 5 व्यक्ति हैं, तो कहेंगे प्रति व्यक्ति आय कितना होगा। प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रति व्यक्ति यानी एक एक व्यक्ति को कितना पड़ा, तो क्या किए, टोटल जितना पैसा था और उसमें क्या करेंगे, टोटल जितना आदमी था उससे भाग दे देंगे, क्या वही नहीं करेंगे। जैसे 10 रुपया है और 2 व्यक्ति है, कहेंगे कितना कितना पड़ेगा, तो जितना टोटल पैसा था, जितना व्यक्ति था टोटल उतना से भागा दे देंगे। वही सेम है, जब देश के पास कितना होगा, देश की प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे, क्या होगा, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर
जो आता है भागफल, उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। मतलब प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। मतलब देश में कुल कितना पैसा था और देश में कितना कुल आदमी है, उतना से भागा दे देंगे, वही होगा प्रति व्यक्ति आय। आपके पास जितना टोटल पैसा था और आप जितना टोटल व्यक्ति हैं उतना में भागा देते हैं, तभी कितना कितना पड़ता है। वैसे देश मतलब हमको कितना पड़ा, उसको कितना पड़ा, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या से, अर्थात कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें कुछ इंपोर्टेंट है जो कि शॉर्ट फॉर्म पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, ये पूछेगा नरेगा। इसको नरेगा पढ़ते हैं, NREGA। इसका अंग्रेजी नाम होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अंग्रेजी उतना याद करने की जरूरत नहीं, हिंदी में याद रखिए, इसका बहुत लंबा है। इसका होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यानी देखिए, सरकार है कि जो बेरोजगार आदमी है उसको मतलब साल भर काम देने के लिए एक योजना लाया गया था। यानी जो बेरोजगार व्यक्ति है उसको काम देने के लिए एक योजना लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, इसी को कहा गया है नरेगा। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब देखिए, कुछ समय के बाद क्या हुआ कि इसको गांधी जी के नाम पर रख दिया। गांधी जी चूंकि किसानों के लिए कुछ बहुत काम किए थे, इसके कारण जो किसान से संबंधित जो योजना था उसको महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया। यही नरेगा आगे चल करके हो गया, यम आगे में लग गया, मनरेगा हो गया। नरेगा से हो गया मनरेगा। मनरेगा मतलब यम से हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अर्थात इसी के आगे खाली महात्मा लग गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। यानी जो पहले नरेगा था बाद में महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया, तो हो गया मनरेगा। नरेगा से हो गया मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो गया। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद है बीपीएल। बीपीएल अर्थात बी से बिलो, पी से पॉवर्टी, एल से लेवल। बीपीएल अर्थात बिलो पॉवर्टी लेवल, जिसको कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे। बिलो मतलब नीचे, पॉवर्टी मतलब गरीबी, और लेवल मतलब रेखा, स्तर। ठीक है, तो बीपीएल का अर्थ क्या होता है, गरीबी रेखा से नीचे। ऐसा सरकार एक बनाया, सरकार एक आधार तय किया जिसमें कहा गया कि जो व्यक्ति यानी कैलोरी जिसका 2100 शहरी और ग्रामीण के रूप में बांटा गया। ग्रामीण में रखा गया 2100 कैलोरी और शहरी में रखा ग्रामीण में रखा गया 2400 कैलोरी और शहर में रखा गया 2100 कैलोरी। कैसे इसको याद रखेंगे, तो देखिए, गांव में आदमी क्या करता है, ज्यादा काम करता है, ज्यादा काम करते हैं, घूमते रहता है, कठिन काम करता है, ज्यादा खाएगा ना। और गांव शहर वाला क्या करता है, बैठा रहता है चुपचाप, तो कम में खाएगा, दुकान में कते पचेगा। तो शहरी के लिए रखा गया 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी खाएगा, 2100 कैलोरी। ठीक है, कितना, 2100 कैलोरी ये शहर, और 2400 कैलोरी ये ग्रामीण। ठीक है, यानी रखा गया कि 2100 कैलोरी शहर वाला और 2400 कैलोरी ग्रामीण वाला। फिर छोड़िए, इसको ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे। बाकी यह है बीपीएल समझ गए, बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे, और एपीएल, ए से एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। ठीक है, उसके बाद एचडीआई, ये बहुत बार पूछा एग्जाम, एचडीआई बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, मानव विकास सूचकांक। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक, अर्थात किस देश में मानव का विकास। पढ़ेंगे इसको डिटेल आगे चल करके, यहाँ पर सिंपली अब याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा डिटेल है जो कि आगे पढ़ेंगे, यही सारा चीज पढ़ेंगे आगे कंपटीशन वगैरह में जब तैयारी करेंगे, तो यही सेम चीज रहता है, इसलिए थोड़ा सा भी यहाँ कम पढ़ेंगे, वहां पर डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है एटीएम। ये तो बहुत बार पूछा है, अभी तक हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो जरूर एक पूछता है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म जरूर पूछता है। अब देखिए, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे गेस्ट पेपर में, कुछ बुक में बहुत सारा गलती लिखा हुआ, और एटीएम लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक लिखा हुआ। ऑटोमेटिक नहीं, ध्यान रखिए, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है, बहुत सारा बुक में गेस्ट पेपर में ऑटोमेटिक लिखा हुआ है जो कि गलत है, ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद ये भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा 2 नंबर में, 3 नंबर में पूछता है कि एटीएम कार्ड क्या है। तो एटीएम कार्ड क्या है,
तो क्या इसको पढ़ेंगे, बैंक द्वारा दिया गया एक छोटा सा प्लास्टिक, एटीएम कार्ड तो सब देखे होंगे, देखिए हम दिखाते हैं एटीएम कार्ड। ये है एटीएम कार्ड, देखिए ये है, कहता है बैंक द्वारा दिया गया एक छोटा सा कार्ड जिस पर खाता धारक का नाम अर्थात जिसका खाता रहता है उसका नाम रहता है तथा बैंक का नाम लिखा हुआ रहता है। अब देखेंगे खाता धारक का नाम तथा बैंक का नाम है कि नहीं, देखिए है, यहाँ ऊपर में बैंक का नाम है SBI और यहाँ पर देखिए मेरा नाम लिखा हुआ नीचे, ठीक है। इसमें सब चीज लिखा रहता है, एक्सपायरी डेट कब कब खत्म हो जाएगा, वही इसमें लिखा हुआ है कि बैंक द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड, देखिए एक प्लास्टिक कार्ड होता है, इधर एक मैग्नेटिक चिप होता है ब्लैक वाला, ये काम करता है, इसको रगड़ दीजिएगा तो खराब हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा एटीएम कार्ड, इसको मोड़ना भी नहीं है। तो बैंक द्वारा दिया एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है जिस पर खाता धारक का नाम रहता है और उस बैंक का नाम रहता है। अब इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, अब इसमें लिख सकते हैं, इसकी सहायता से हम लोग एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, मॉल में जाते हैं तो मॉल से हमको पैसा देने, हाथ से कैश पैसा देने की जरूरत नहीं, एटीएम कार्ड से स्वाइप कीजिए, ऐसे करके स्वाइप करेंगे, उसके बाद कितना पैसा पेमेंट करना है वहां पर ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एटीएम कार्ड। उसके बाद अब है कि क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, तो क्रेडिट कार्ड भी सेम एटीएम के जैसा ही है, उसमें भी सेम रहता है, उससे भी पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, लेकिन ये भी बैंक द्वारा दिया गया होता है, वही लिखे हैं, बैंक द्वारा दिया गया छोटा सा प्लास्टिक कार्ड है जिसके द्वारा पैसा ऋण के रूप में लिया जा सकता है। जैसे एडीबी बैंक होता है, कृषि विकास बैंक होता है, वो सब क्रेडिट कार्ड देता है, किसान क्रेडिट कार्ड सुने होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड देता है, उससे क्या करते हैं पैसा निकाल सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, बीज के लिए, सिंचाई के लिए, खाद के लिए बीज लेते हैं, उसको कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, किसान के लिए स्पेशल बनाया जाता है। तो समझ गए ये, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी में जरूर नोट करें और इसे पढ़ें, और अगले ये इकाई 1 था, अब हम अगला जो पार्ट आएगा इकाई 2 करके आएगा, अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इतिहास की, भूगोल के, नागरिक शास्त्र के अन्य सभी क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो और इसे सब्सक्राइब कर लें, जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, रेड का जो बटन होगा उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका जो भी अगर नया वीडियो मैं बनाऊंगा अगले चैप्टर का तो आपके पास मैसेज आ जाएगा और इसे आसानी से आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन होगा उसे दबा दीजिए, और जो भी अपने आसपास के दोस्त है उसे शेयर करें ताकि उसे भी ये सुविधा मिल सके बहुत ही आसानी से। क्लास देखिए घर पर आकर के, घर से आकर के क्लास करना अभी संभव है नहीं, और ये कब तक ऐसा रहेगा इसका कोई निश्चित है नहीं, इसलिए पढ़ाई को छोड़िए नहीं और जल्दी से जल्दी कंटिन्यू हो जाइए, घर पर बैठ करके इसको नोट्स बनाइए और इसको पढ़िए। सबके धन्यवाद।